नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। छोड़ो मुझे। वो अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाने की मुसलसल कोशिश कर रही थी, मगर वजदान दिलावर की निगाहें उसकी खूबसूरत गहरी काली आंखों में डूबती जा रही थी। पागल हो क्या? छोड़ो मुझे। वो अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाने ही वाली थी कि उसने फौरन उसे खींचकर एक हाथ उसकी कमर पर रखकर खुद से करीब कर लिया। अजीब घटिया किस्म के इंसान हो तुम, समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें, हटो पीछे। वो गुस्से से गुर्राई। बहरे हो क्या? वो फिर से चीखी, लेकिन वजदान दिलावर की तो जैसे सुनने की सलाहियत खत्म हो गई थी। वो बिना कुछ सुने से देखे जा रहा था। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि तुम किस कदर हसीन हो? और ये जो आंखें हैं तुम्हारी, वो चाशनी घोलती आवाज में बोल रहा था कि अचानक लइका हशमत ने उसकी बात काट दी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हटो पीछे, मुझे वहशत हो रही है तुमसे। वो उसकी गर्म सांसें मुसलसल अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। आज तक मुझे ये लफ्ज बकवास कहने की कभी किसी में जुर्रत नहीं हुई, लेकिन तुम्हें सब माफ है डार्लिंग। वो अपनी शहादत की उंगली उसके रुखसार पे फेरते हुए उसकी ठोड़ी पे ले गया और उंगली से उसका चेहरा ऊपर उठाया और फिर से बोलने लगा। तुम जादू हो कि क्यामत। पहली मुलाकात में ही मेरी रूह को दरबदर कर दिया। तुम्हारी रूह की तो मैं। छोड़ो मुझे जरार, वो वार्न करते हुए बोली और साथ ही वजदान के हाथों को पकड़कर खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। ओहो डार्लिंग, क्यों थका रही हो खुद को? लो, छोड़ दिया उसने, एकदम से उसे छोड़ दिया। उसका दिल चाहा इस घटिया इंसान को अभी सबक सिखाए, लेकिन उसे याद आया कि आज तो बाबा जान की बर्थडे है, मुझे फौरन घर जाना होगा। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं, याद रखना। वो वार्न करती हुई गाड़ी में बैठकर 1 मिनट से पहले गाड़ी भगा ले गई। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर डैड एंड आई रियली लव यू। वो हशमत के सीने से लग गई। बाबा जान, आप हजारों साल जिए, आपका साया हमेशा हमारे सर पर रहे। जी हाँ बिल्कुल, और इसी तरह हमारे बाबा जान हमें हर बार ट्रीट पे लेके जाएं, जैसे कि आज लेके जा रहे हैं। माँ पारा ने बाप को याद दिलाने की कोशिश की। अच्छा बताएं कहाँ जाना है? मैं अपनी शहजादियों को जहाँ कहेंगी वहाँ ले जाऊंगा। वो दोनों को सीने से लगाते हुए मोहब्बत से बोले। नहीं बाबा, आज इस दफा हम घर पर ही खाना खाएंगे। हर बर्थडे पे आप बाहर लेके जाते हैं, इस बार मैं और मामा अपने हाथों से आपके लिए स्पेशल आपकी पसंद की डिशेस बना रहे हैं। चलो फिर जल्दी से लेके आओ, बहुत भूख लगी है। वो खाने की टेबल पे बैठ गए। फिर कुछ ही पल में खाना खाने के बाद वो लेका को उदास देखकर बोले। आज हम नोट कर रहे हैं, हमारी शहजादी का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो खाने की टेबल पर लेका को मुसलसल सोचों में गुम देखते हुए बोले। नहीं बाबा जान, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, आप आराम से खाना खाएं। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली। जो भी बात है बेटा, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो मेरी जान, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ। वो बेटी को देखते हुए बोले। बाबा फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, और अगर हुआ तो सबसे पहले अपने बाबा को ही बताऊंगी। वो खाना खत्म करके हशमत के गले में पीछे से बाहें डालकर मोहब्बत से गोया हुई। मामा लगता है आप मेरे बाद बाबा का ख्याल नहीं रखती। देखें बाबा ने कितना सा खाया है। वो माँ की तरफ देखते हुए बोली। हाँ बेटा, मेरा ही कसूर है हर बात में। तुम्हारे बाबा ने कई शिकायतें लगाई होंगी ना मेरी। निसा ने हशमत की तरफ देखते घूरते हुए कहा। अरे नहीं नहीं बेगम, मैंने कोई शिकायत नहीं लगाई, बस मेरी बेटी हर बात खुद ही समझ जाती है। लेका की पेशानी पे बोसा देते हुए वो बोले और साथ ही उठकर फाइलों को पकड़ा और ऑफिस के लिए निकल गए। उसका कमरा किसी बादशाह से कम ना था। बेतहाशा कपड़ों से सजी हुई एक खूबसूरत सेफ अलमारी, एक बेड जो वसी खूबसूरत और बेतहाशा पुरसुकून था, और मिरर ड्रेसिंग जो इस कदर बड़ा था कि उससे वजदान दिलावर के कमरे की दीवार आधी छुपी हुई थी और उसके बेशुमार कीमती परफ्यूम्स उस पर पड़े हुए थे। फर्श पर दीवार के साथ एक लंबी और खूबसूरत लकड़ी की कैबिनेट बनी हुई थी जिसमें उसके अनगिनत जूते पड़े थे। वो इस घर समेत 5 और घरों और अपने बाप के सारे बिजनेस का इकलौता मालिक था। बाप के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ रखा था, लेकिन दादी की शफकत ने उसे हमेशा बुरे कामों से रोक दिया। वो जिद्दी और जुनूनी बचपन से था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, जिद और जुनून उसकी रगों में समाता गया। वो जो ठान लेता उसे करके ही धांस लेता। किसी भी किस्म का कोई खौफ उसके अंदर, और जो चीज उसे पसंद आ जाती, समझो उस पर किसी का हाथ तो क्या, नजर भी नहीं पड़ सकती। लेकिन एक बात इसमें सबको हैरान कर देती कि जब वो बात करता तो लेवल को अहमियत नहीं देता, रुपए पैसे का जरा भी गरूर नहीं करता, सब इंसानों की मदद करता। कहीं ना कहीं उसमें उसकी माँ की झलक नजर आती थी। तबिंदा बेगम उसकी वालदा का नाम था, जो कि बहुत ही हिम्मत वाली खातून थी, जो कि बाइखलाक, बावकार और नेक दिल थी। वजदान 6 साल का था जब उसकी माँ का कत्ल हुआ था। तब से लेकर अब तक वजदान नूर मिल नहीं रहा था। कभी कभी तो गुस्से में इस हद तक चला जाता कि अपने इर्द गिर्द हर चीज़ को तोड़ फोड़ देता, लेकिन उसकी दादी की मोहब्बत ने उसे काफ़ी हद तक नॉर्मल रखा। वो दादी से बहुत प्यार करता, यहाँ तक कि हर बात वो सबसे पहले अपनी दादी से शेयर करता। दिलावर साईं, इस बार पुलिस ऑफिसर काफ़ी सख्त है, इसलिए हमें मोहतात रहना होगा, नहीं तो पुराने केस की दोबारा से छानबीन होगी, और अगर ऐसा हुआ
तो फिर से बेगम साहिबा वाला केस खुल जाएगा और आप किसी मुश्किल में फंस जाएंगे। वो दिलावर के बदलते हुए रंग को देखकर कह रहा था, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जाओ और इस पुलिस ऑफिसर से मिलवाओ, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। वो सिगरेट का कश लेते हुए चमनदीन को समझा रहा था। जी साईं, जो हुक्म। वो वजदान को आता हुआ देखकर दिलावर के इशारा करने पर फौरन वहां से चला गया। कैसे हैं डैड? वो काफी दिनों के बाद दिलावर के पास बैठते हुए बोला। बिल्कुल ठीक मेरे शेर। तू कौन सा कैसा जा रहा है? कैसा तेरा ऑफिस कैसा जा रहा है? सुना, जबरदस्त है, सब बहुत अच्छा है। उसने दिलावर को देखते हुए जवाब दिया। शाबाश मेरे शहजादे, तूने बहुत अच्छा फैसला किया, अपनी माँ के बिजनेस को आगे बढ़ाया। मुझे फख्र है तुझ पे। वो उसको सीने से लगाते हुए थपकी देने लगे। डैड, एक बात पूछूं? हाँ जी पूछो। दिलावर से सवालिया नजरों से देखने लगा। मॉम का कत्ल कैसे हुआ था और उनका कातिल कौन था? आपने कभी मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया, क्यों? वो लाल होती आंखों से देखते हुए बोला। एक साथ हमेशा की तरह उसने कई सवाल कर दिए और हमेशा की तरह वो बिना कोई जवाब दिए फिर वहां से उठकर चला गया। डैड छुपाते क्यों हैं मुझसे? वजदान पीछे चीखा, लेकिन हमेशा की तरह पास पड़ी चीजों पे गुस्सा निकालने लगा। चुप। उसने फौरन अपने होंठों पे उंगली रखकर उसे चुप करवाया और चलती हुई उसके करीब गई। तुम जैसे चमचों को अब मैं अपने जूते की नोक पे रखती हूँ। पुलिस की वर्दी में मलबूस वो उसकी आंखों में आंखें डालकर शेरनी की तरह गुर्राई। ये रुपया पैसा किसी भिखारी की झोली में डाल देना, आई समझ? वो पैसों से भरे खाली खाकी कागज की थैली उसकी तरफ फेंकते हुए बोली। ना मैं रिश्वत लेती हूँ और ना लेने के काबिल छोड़ती हूँ। और हाँ, ये बात ना कभी खुद भूलना और ना अपने मालिक को भूलने देना। वो वार्न कर रही थी। लइका हशमत, तुम अच्छा नहीं कर रही। चमन गुल धमकी वाले अंदाज में बोला। जाओ यहाँ से। मैं अच्छा कर रही हूँ या बुरा, ये बताना तुम्हारा काम नहीं। वो गाड़ी में बैठते हुए हाथ का इशारा करते हुए बोला। एकदम से गाड़ी भगा के ले गई वो। दिलावर साईं, उसने मुंह पे पैसे मार दिए और ये कहा कि अगर आज के बाद इस तरह की हरकत करते देख लिया तो टांगे तोड़ दूंगी। वो हिचकिचाते हुए उसकी दी हुई वार्निंग बता रहा था। चमन गुल के बताने पर वो शदीद गुस्से के आलम में पाँव पे पटकता जमीन पर मारने लगा। इस लड़की की इतनी हिम्मत कि ये हमसे मुकाबला करे? हाँ हाँ। दिलावर साईं दहशत भरी आवाज में हंसा। झुकना तो इसे पड़ेगा, हर कीमत पे, हर हाल में। वो फखरिया अंदाज में बोल रहा था। तुम वही बदतमीज हो ना? उसने उस दिन वाले वाक़े को याद करते हुए पूछा। हाँ डार्लिंग, असल में जिस दिन तो तुम्हारे करीब आया हूँ ना, मतलब तुम्हें देखा है ना, तो कुछ अजीब सा, थोड़ा डिफरेंट फील कर रहा हूँ। क्या करूँ? दूर रहो। वो उसके करीब आ रहा था जबकि 2 कदम पीछे हटते हुए बोली। ना ना डार्लिंग, दूर और तुमसे सोचना भी मत। जो मुझे एक बार पसंद आ जाए ना, वो मेरा हुआ। वो उसके बिल्कुल करीब आ गया और वो पीछे दीवार से जा लगी और आंखें फाड़े उस पर फट पड़ी। मैं तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो तुम्हारी हो जाऊं। मैं एक जीती जागती इंसान हूँ, खिलौना नहीं, और अपने फैसले खुद लेने की आदी हूँ। और कितना जानते हो तुम मेरे बारे में? हाँ? वो उसकी आंखों में देखकर बोली। तुम जो भी हो बहुत जल्द पता चल जाएगा। और रही बात खिलौनों की, तो वजदान ने खिलौनों से कभी बचपन में नहीं खेला, तो अब क्या खाक खेलेगा? वो उसके चेहरे पे झुका। कुछ तो है तुम में जो मुझे खींच रहा है। मेरा दिमाग घूम रहा है, हट जाओ पीछे। उसके मुसलसल धमकी देने से आंखों में तंग आकर उसने जोर से धक्का देकर उसे जोर से दूर फेंक दिया। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। शर्म नाम की चीज तो है ही नहीं तुम में। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि जिस लड़की को चाहोगे उसे हासिल कर लोगे? नो मिस्टर, नेवर। लड़कियां एक ही कलर की लिपस्टिक उठाकर शेड पहचान लेती हैं, और तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे फ्लर्ट बेगैरत इंसान को नहीं पहचान सकती? वो उसकी शख्सियत का आईना उसे दिखाते हुए बोली और बिना रुके वहां से चली गई। और वो उसे जेल जैसी आंखों से दूर तक देखता रहा। क्या हुआ तुझे जिगर? बड़ा मुस्कुरा रहा है। आयुष उसे ढूंढता हुआ उसके ऑफिस पहुंच गया था। तू कब आया? वो चेयर पर सीधा होता हुआ बैठ गया। जब तुम अकेले अकेले मुस्कुरा रहे थे, क्या बात है मेरे भाई? वो उसे छेड़ते हुए कुर्सी खींचकर गिराते उस पर बैठ गया। यार मुझे ना मोहब्बत हो गई है। उसने मुस्कुराते हुए एक हाथ बालों में फेरा। हाँ हाँ, प्यार और तुझे सोफा नहीं यार। नहीं, मैं नहीं मानता। ये मोहब्बत वहब्बत तेरे बस की बात नहीं है यार। जानता हूँ तुझे मैं। आयुष उसकी बात पे बहुत हंसा, खूब हंसा। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे वाकई मोहब्बत हो गई है उसकी आंखों से, उसके बोलने से, और जब वो गुस्से में बोलती है, हाय शेरनी लगती है। वो उसे सोचते हुए बोल रहा था। अरे यार, तू तो वाकई बहकी बहकी बातें कर रहा है। कौन है वो खुशनसीब जिसने मेरे जिगर के दिल को मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया? नाम नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बस उसे देखा है, उसे सुना है। कुछ बदल गया है, लगता है सब कुछ बदल सा रहा है। उसे बस मेरा होना है, सिर्फ और सिर्फ वजदान दिलावर का। और अगर वो ना मानी तो? आयश ने सवाल किया। उसकी इतनी हिम्मत? और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो माने या ना माने, लेकिन उसे मेरा होना है। मैं उसकी हर सोच बदल दूंगा, उसे अपने हिसार में कैद कर लूंगा। मुझे तेरे इरादों से खतरे की बू आ रही है यार, जो भी करना हो सोच समझ कर करना। आयश उसे समझाने लगा। वैसे भाभी तुझे मिली कहाँ? एक फ्लावर शॉप पे, मैं जल्दी से था।
कि अचानक उसके पाँव पे मेरा पाँव आ गया और वो कहते कहते रुका। तो आयश फिर से बोला, और क्या मेरे भाई, आगे बोल, क्या हुआ? होना क्या था, एकदम से मुझे लगा मैं गिरते गिरते बचा और साथ ही टूट पड़ी मुझ पर, तुम अंधे हो, तुम फलां हो, तुम ये हो, तुम वो हो। और तो कुछ ना बोला। ये कैसे हो सकता है कि तू कुछ नहीं बोला होगा? वजदान दिलावर को कोई खड़ी खड़ी बातें सुना दे और वो तमाशा देखता रह गया। ना ना, मैं नहीं मानता। आयश हैरान हुआ। हाँ हाँ मेरे जिगर, वजदान नाम है मेरा, जिसके सामने बोलने के लिए अल्फाज और हिम्मत चाहिए, और उसके पास दोनों चीज़ें थी। लेकिन मेरे अंदर की आतिश ने उसे पास से देखना चाहा तो बस फिर पकड़ लिया उसे, और मेरे गुस्से की आग को उसकी आंखों की गहराई में डूबना ही पड़ा। वो आंखें बंद किए इन्हीं लम्हात को याद करते हुए बोल रहा था, अब तो पार्टी बनती है, मेरे यार को मोहब्बत हो गई है। वो उसके गले लगते हुए खुशी से झूम उठा। वाह क्या लव स्टोरी है तेरी, मान गए तुझे मेरे भाई। एक शेर अर्ज करता हूँ, उस लड़की को है क्या पता, उस लड़की को है क्या पता वो किससे जा टकराई है, जिससे कोई भी बाजी कभी भी जीत ना पाई है, जिससे कोई भी बाजी कभी जीत ना पाई है। उसने वजदान की तरफ इशारा करके शेर बोला तो वो उसके शेराना अंदाज पर खिलखिला के मुस्कुरा उठा। हमें अभी अभी खबर मिली है कि एक क्रिमिनल इस ऑफिस में घुसा है, सो हमें तलाशी लेनी होगी पूरे ऑफिस की। वो मैनेजर से बात कर रही थी कि उसको पीछे अपने किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो फ़ौरन पीछे मुड़ी, कोई तलाशी नहीं लेगा। वो ब्लैक पैंट कोट के साथ ब्लैक सन ग्लासेस लगाए किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। तुम दोनों के मुंह से एकदम निकला। वो इसे पुलिस की वर्दी में देखकर हैरान रह गया और वो भी उसे देखते ही पहचान गई। अरे वाह क्या बात है इंस्पेक्टर साहिबा, आखिर मुझे ढूंढती हुई मेरे ऑफिस तक आ गई। क़यामत ढा रही हो, कसम अल्लाह की। वो उसके करीब आके उसकी आंखों में देखकर धीमे लहजे से बोला, लगता तुम्हारी जुबान को ताला लगाना ही पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो तुम। उसने वजदान को हाथ से धक्का दिया और खुद से दूर किया। अच्छा तो क्या करोगी, बताओ जरा मुझे भी। वो फिर से उसके ऐन सामने आ रुका। जहीर, उसने अपने खास सिपाही को पुकारा। जी मैडम, अरेस्ट करो इसे और थाने लेके चलो, वहां जाके इसकी अकड़ निकालती हूँ। वह वजदान को घूरती हुई आगे बढ़ी थी कि फिर से उसके कानों में आवाज गूंजी, चलो आज ये शौक भी पूरा कर लो और देख लो कि आखिर कब तक रह सकती हो अपनी हिरासत में मेरे साथ। वजदान दिलावर को वो चलता हुआ उसके पास जाकर बोलने लगा और वो बिना से जवाब दिए गाड़ी में बैठ गई। सर आप एक हुक्म करते हैं, इसे अभी यहाँ से चलता करते हैं। नो, कोई कुछ नहीं करेगा। उसने हाथ के इशारे से मैनेजर को रोका। बिठाओ इसे गाड़ी में और लेके आओ। वो सिपाहियों को कहती हुई गाड़ी भगा कर ले गई। वो अभी थाने पहुंची ही थी कि उसकी रिहाई की कॉल आ गई। छोड़ दो उसे, वो गुस्से से तिलमिला रही थी। उफ डार्लिंग, सब मोहब्बत कहाँ गई, तुम्हारी मेहनत ही बेकार चलेगी। खैर कोई बात नहीं, फिर नए सिरे से अब तो मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि जब तक तुम मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं देती ये सब चलता रहेगा डार्लिंग। वो उसे आंख मारते हुए बाहर निकल गया और वो उसे पीछे से गुस्से से घूरती रह गई। आज ऑफिस में क्या हंगामा किया था, वो उसका बाजू थामते उससे पूछ रहा था। ओ कम ऑन डैड, क्या हो गया है आपको, अब आप इतनी छोटी सी बातों को बहस करेंगे मुझसे। वो दिलावर का हाथ झटक कर टांग पे टांग रख के सोफे पे बैठ गया। इस पुलिस ऑफिसर की इतनी हिम्मत के दिलावर के बेटे को अरेस्ट करे, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। डैड आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इसमें गलती कोई नहीं थी उसकी। सुना आपने, वो बाप की तरफ उंगली करते हुए बोला। बची तुझे क्या पता है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, अगर तुझे कुछ हो जाता तो। दिलावर उसे सीने से लगा के बोले। अरे डैड मैं अब बच्चा नहीं रहा, आप इतना ना सोचा करें, कुछ नहीं होगा मुझे, वो बाप को हौसला देते हुए बोल रहा था। अचानक कमरे में ज़हूरदीन दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम छोटे साहब, आपने बुलाया। वालेकुम अस्सलाम। हाँ ज़हूरदीन, फारिग होकर मेरे कमरे में आना। जी छोटे साहब, जो हुक्म। उसके सर हिलाने पे वो अपने कमरे में चला गया तो वो फ़ौरन दिलावर उसे समझा दिया कि वजी तुमसे जो भी कहे मुझे सब बताना। आजकल वजी कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है, मुझे डर है कि किसी मुश्किल में ना फंस जाए। मैं उसे रोक तो नहीं सकता, उसके गुस्से से तो मुझे भी डर लगता है। वो परेशानी से टहलने लगा। जी दिलावर साईं, जो हुक्म। वो सर हिलाता हुआ वजदान के कमरे की तरफ चला गया। फिर उसे दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ ज़हूरदीन। वो कमरे में आ गया और नज़रें झुकाए वजदान के हुक्म का इंतज़ार करने लगा। तुमसे एक काम है और वो काम कुछ ही दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। वो उसकी हिदायत देते हुए बोल रहा था। जी छोटे साहब, आप जो हुक्म करें। वो एहतरामन गोया हुआ। ज़हूरदीन, तुम्हें इस लड़की का बायोडाटा मुझे लाकर देना है और ये काम जितनी जल्दी हो जाए इतना ही अच्छा है। उसकी एक तस्वीर निकालकर ज़हूरदीन को दिखाते हुए बोला। जी छोटे साहब, जो हुक्म। वो नज़रें झुकाए बोला और फिर वजदान के इशारा करने पर उसके हाथ से तस्वीर लेकर वहाँ से फ़ौरन चला गया। ओए यार बस कर दे, अब कितने नखरे हैं तेरे, अंकल का पता है ना तुझे, वो आप जनाब को तो उफ तक भी नहीं कहेंगे और मेरा जीना हराम कर देंगे। आयश उसे पूरे 1 घंटे से मुसलसल तैयार होते देख देख कर थक चुका था। आराम से बैठा, तो तेरी फितरत में शामिल ही नहीं है कि तू सुकून से बैठ जाए और फिर मेरा सुकून बहाल रख जाए। वो
हुड वाले अपर के बाजू ऊपर को फोल्ड करते हुए उसके पास बैठ गया। अब बोल क्या बात है? वो उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। यार मामा ने अपनी दोस्त की बेटी मेरे लिए पसंद कर ली है और मुझे अब बता रही हैं कि फाइनल है और उसे शादी करनी है, यानी सीधी बर्बादी। वो उसे देखकर बोला, वाह यार मुबारक हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बर्बादी कहाँ से आ गई? अच्छा है ना जल्दी भाभी ले आ मेरी। वजदान उसे छेड़ते हुए मुस्कुराया। यार क्या हो गया तुझे? समझने की कोशिश कर, मैं उस लड़की से मिला तक नहीं। आयश पे यकीनी से बोला। यार जो भी बातें हैं तेरे दिल में शादी के बाद करते रहना भाभी से। वो उसे तंग करने लगा। वजदान दिलावर, तुझे दोस्त बनाने से तो अच्छा मैं एक दुश्मन पाल लेता। हाँ हाँ, अगर ऐसा है तो स्वयं दुश्मनी भी वजदान जैसी कोई नहीं कर सकता। पर तू तो जिगर है यार, तंग कर रहा था ना तुझे, बस सीरियस ना हुआ कर। अच्छा तो मिलना चाहते हैं? वो ठोड़ी पे हाथ रखे उसे देखने लगा। हाँ यार मेरे जिगर, अगर तू मुझे उससे मिलवा दे तो मेरे इस दिल को जरा सुकून आ जाए। वो दिल पे हाथ रख के बोला। चल ठीक है, डन हो गया, नंबर दे उसका, मैं सब संभाल लूंगा। उसने यकीन दिलाया। ओके मैं अब चलता हूँ, कल मिलते हैं। वो उसके कंधे पे थपकी देकर चला गया जबकि वजदान सर झुकाए एक फाइल देखने लगा। कब तक आएगी वो? आयशा इधर उधर बेचैनी से टहल रहा था। लो वो आ गई, अब जाओ, और हाँ कोई गड़बड़ मत करना। उसे देखते हुए आयश की तरफ समझाने लगा। नहीं नहीं यार मैं जा रहा हूँ, मैं क्या कहूँगा उससे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तू देख मेरा दिल कैसे धड़क रहा है। वो उसका हाथ अपने सीने पर रखते हुए बोल रहा था। अरे जिगर यार जा ना, लड़कों का नाम तो ना डबो, शेर बन शेर। उसे थपकी देते हुए वो बोला। अच्छा कोशिश करता हूँ, तो दुआ करके मुझे वो पसंद आ जाए। बालों में हाथ फेरते हुए वहां से चला गया और वजदान पीछे मुड़ा के एकदम किसी से टकराया। वो जो चार माँ माँ पारा को अपने होने वाले जीजू से मिलवाने के लिए लेके आई थी, उसे काफी सूप भेजकर अभी वापस पलटी ही थी कि गिरने वाली थी कि उसने फौरन से पहले बिना देखे उसे अपनी बाहों में समेट लिया। और जब उसकी नजर लेका हशमत के चेहरे पर पड़ी तो ये उसे देखते हुए धीमे से मुस्कुराया। वाह डार्लिंग, मेरे करीब आने का वैसे इससे अच्छा आइडिया है ये। वजदान एक हाथ उसके चेहरे पर बाल हटाते हुए बोल रहा था कि वो फौरन से चीखी, पीछे हटो, छोड़ो मुझे। वो हाथ से उसे खुद से दूर कर रही थी कि वजदान ने फौरन उसे छोड़ दिया और वो नीचे गिर गई। एक तो पुलिस वालों की मदद करो और इनके नखरे भी देखो। खैर कोई बात नहीं डार्लिंग, तुमने कहा तो छोड़ दिया। बदतमीज, वो उठते हुए बुड़बुड़ाई और जाने लगी थी कि फिर उसने उसका बाजू थाम लिया। तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, उसने एक जोर छटके से उसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाया। सिर्फ तुम्हारा। वो उसकी तरफ झुका। मुझे तुम्हारी वाहियात ऐसी बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं, और पता नहीं तुम्हें ये बातें क्यों समझ नहीं आती। ठीक क्यों हो इतने? आखिर क्या चाहते हो मुझसे? क्यों मेरा पीछा करते हो? वो उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से तिलमिलाई। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, चाहने लगा हूं तुम्हें। मैं खुद नहीं जानता, दिन ब दिन मेरा इंटरेस्ट तुम में बढ़ता जा रहा है। और वो लफ्ज ब लफ्ज अपने दिल की सच्चाई बयान कर रहा था। एक्सक्यूज मी, मुझे ना तो ऐसी बातों पे यकीन है और ना ही मुझे ऐसी बातों में इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे इस लफ्ज मोहब्बत से मोहब्बत ही नहीं है और ना तुम में। सो काइंडली मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो इस बार तुम्हारा वो हशर करूंगी खुद को पहचान भी ना पाओगे। उसे वॉर्न करते हुए बोली। उसने लपक कर कुछ ही पल में उसे कमर से थाम कर खुद के करीब किया। ये अभी जो भी बकवास की है ना तुमने, अल्लाह का शुक्र मनाओ कि तुम्हें वजदान दिलावर ने उनकी सजा नहीं दी। मैं चाहूं तो एक ही पल में तुम्हें आसमान से जमीन पे पटक दूं, लेकिन अफसोस के वजदान को मोहब्बत हो गई है तुमसे। तुम पहली लड़की हो जिसने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बदतमीजी करने की हमाकत की। अब इंतजार करो मेरे प्रपोजल का। पहले प्रपोज करूंगा, फिर वक्त दूंगा और फिर प्रपोजल भेजूंगा। वेट एंड सी डार्लिंग। बात खत्म करते ही उसे एकदम से खुद से दूर किया और तेजी से वहां से चला गया। और लेका हशमत हैरान परेशान इस अजीबोगरीब शख्स को दूर तक जाता हुआ देखती रह गई। वजी, जा यार, तूने मुझे वहीं छोड़कर भाग जाना था क्या? ऐसे होते हैं दोस्त। वो दोनों ऑफिस में बैठे थे कि आयश ने उसके कंधे पे एक मुक्का रसीद किया। अरे जिगर, ये तो तू पूछ कि क्या हुआ, क्यों तेरा भाई तुझे वहीं छोड़कर आ गया? वजदान किसी फाइल पे तेजी से पेंसिल चलाते हुए बोल रहा था। अच्छा बता, क्या हुआ तेरे साथ, क्यों मुझे वहां छोड़कर आ गया? वो मुसलसल वजदान को देखते हुए बोला। यार फिर से अल्लाह ने उसी कॉफी शॉप में लेका से टकरवा दिया। तेरी मुलाकात के साथ साथ मेरी भी हो गई। वो खुल के मुस्कुराया, जिसपे फौरन आयश ने सवाल किया। यार अभी अभी तुमने भाभी का क्या नाम लिया? पूरा नाम बोल। लेका हशमत वजदान ने सवालिया निगाहों से देखा। अरे जिगर, ये तो माँ पारा की बहन का नाम है, वो पुलिस में है और वो बता रही थी कि आप ही के साथ आई हूँ। मतलब लेका व्हाट? मतलब तेरी होने वाली साली ही तेरी होने वाली भाभी है? हाँ यार शहजादे, मेरी साली है, यानी वो आधे घर वाली। वजदान के घुरने पर आयश ने फौरन बात बदल दी। मेरा मतलब तेरे घर वाली। यार तुझे पता था वो पुलिस ऑफिसर है? हाँ पता था। वो फाइल को बंद करते हुए उसे देखने लगा। तो मुझे क्यों नहीं बताया? और भी कुछ, बहुत कुछ छुपाता होगा तो मुझसे ना, कमीने। वो उसे घूरते हुए बोला। अरे नहीं जिगर, तुझे बताने के लिए ही तो इधर बुलाया है। तुझे पता है मैंने लेखा का टोटल बायोडाटा पता करवाया है। काफी बड़े घर से ताल्लुक है उसका। दो ही बहनें हैं और उसके चचा जो उनके भाइयों की तरह हैं, मतलब उन्होंने ही उसे पाला पोसा है। और इनके अलावा इसके मॉम डैड और बस ये फैमिली है इनकी। वो टेबल पे उसके हाथ मारते हुए बोला। यार तू तो वाकई कमाल है। डायरेक्ट भाभी के घर तक पहुंच गए और वो इस घर में बसने वाले हर एक फर्द के मुतालिक पता करवा लिया। आयश ने दोस्त को फख्र से देखा।
बड़ा खुश लग रहा है मेरा पोता, क्या बात है? अपनी दादो को नहीं बताएगा? उसे काफी देर बाद यूं खुश देखकर जुबैदा बेगम फौरन बोल पड़ी। मेरी दादो जान, बताऊंगा, सब बताऊंगा। सच तो ये है कि मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाता। वो उसकी गोद में लेट गया। अच्छा तो फिर बताओ क्या बात है जिसकी वजह से मेरा शहजादा इतना खुश है? वो वजदान के बालों में मोहब्बत से हाथ फेरते हुए बोल रही थी। क्या वाकई बता दूं? वो आंखें ऊपर दादी की तरफ घुमाकर शरारत से बोला। अब बता भी दे शरीर कहीं के, क्यों बुढ़ापे में इतना सता रहा है अपनी दादो को? अच्छा तो आज की ताज़ा तरीन खबर ये है कि आपके पोते वजदान दिलावर को मोहब्बत हो गई है। वो एक ही सांस में बोल गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो बताओ कौन है वो लड़की जिसने मेरे बेटे को मुस्कुराना सिखाया? दादो ऐसा कोई सीन नहीं फिलहाल, क्योंकि वो मुझे नहीं पसंद करती। वो उदास होकर बोला। क्यों? इस लड़की में ऐसे क्या सुर्खाब के पर लगे हैं जो मेरे बेटे को पसंद नहीं कर रही? तू तो शहजादा है मेरा। वो पोते का उतरा हुआ चेहरा देखकर फौरन बोली। खैर दादो, फिक्र नहीं करें, आना तो उसे इसी घर में पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं जानती कि वो वजदान दिलावर को इनकार कर रही है जिसने कभी हारना नहीं सीखा। वो जुबैदा बेगम के हाथों को बोसा देते हुए बोला, जबकि जुबैदा बेगम को वजदान के इरादों से डर सा लगने लगा। वो समझाने लगी। वजदान, इधर देख मेरी तरफ और वादा कर मुझसे कि कभी भी तू कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। अरे दादो जान, क्यों परेशान हो रही हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा, यकीन करें मुझ पर। वो दादो को परेशान नहीं करना चाहता था। नहीं, तू वादा कर मुझसे कि उस लड़की को इज्जत से लेकर आओगे इस घर में और कोई जबरदस्ती नहीं करोगे। वो उसका हाथ पकड़कर बोली। लेकिन दादो, मैं जानता हूँ वो नहीं मानेगी, कभी भी नहीं, और मुझे वही चाहिए। वो जिद्दी हुआ। तो बेटा, मोहब्बतें जबरदस्ती नहीं हुआ करती, मोहब्बत में दिल जीते जाते हैं। उसका दिल जीतो। चले ठीक है, जबरदस्ती भी नहीं होगी और वो अपनी मर्जी से आएगी इस घर में। अब आप खुश हो जाएं और मुस्कुरा के दिखाएं फौरन। वो दादी के चेहरे को दोनों हाथों में लेते हुए बोला और जुबैदा बेगम पोते की बात पे सदके वारी हुई। ऐसे ही तो हमेशा मुस्कुराता रहा कर तू भी, और आज के बाद मैं तुझे उदास ना देखूं। उसने पोते को मोहब्बत से गले लगा ली। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।